ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों पूरे 14 वर्षों के बाद में कल 14 मई बुधवार रात को 11:55 पर फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म सीरीज के छठे पार्ट को भारत में अमेरिका से 2 दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया है। अमेरिका में ये फिल्म कल 16 मई शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। तो मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकनिंग, जिसे एक सप्ताह पहले भारत में रिलीज किया जा रहा है, उसी प्रकार से फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन को भी भारत में अमेरिका से 2 दिन पहले रिलीज किया गया है। मैंने कल रात को इसका फर्स्ट शो देखा 11:55 का। रात को लगभग 2:30-3 बज गए थे घर आने में। इस कारण से फिर अभी सुबह मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए, फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी फिल्म सीरीज़ है, अब 14 वर्षों से तो उसका कोई पार्ट नहीं आया है, परंतु मुझे विश्वास है कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने इस फिल्म सीरीज़ के बारे में सुना नहीं होगा। हर किसी ने, विशेषतः जो 90 के दशक के जो जनरेशन है, उन्होंने तो जब हॉलीवुड की फिल्मों को पहले पहले देखना शुरू किया होगा ना, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं से तो उनके पास में अवश्य पहुंची होगी। मतलब उस समय आप सोचिए ना, ओटीटी था ना कुछ था, परंतु फिर भी फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म सीरीज़ के जो पिछले पार्ट्स हैं वो किसी न किसी प्रकार से लोगों तक पहुंच ही जाते थे। इस प्रकार का क्रेज़ इस फिल्म सीरीज़ के लिए रहा है, लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है। इसी कारण से सन 2000 में जब इसका पहला पार्ट आया था, उसके बाद लगातार फिर 2-2, 3-3 वर्षों के अंतर में इसके अगले पार्ट्स आते गए। 2003, 2006, 2009 में चौथा पार्ट आया था और 2011 में इसका आखिरी 5वां पार्ट आया था और 14 वर्ष उन्होंने लिए अगला छठा पार्ट लाने में। और ये कोई रिबूट नहीं है या रीइमेजिनेशन नहीं है पुरानी फिल्म सीरीज़ का, जैसा कि आजकल हॉलीवुड कर रहा है काफ़ी सारे पुराने कंटेंट के साथ में, और उसमें वो बुरी तरीके से फेल हो रहा है। जब भी वो किसी पुरानी फिल्म सीरीज़ को रिबूट करते हैं या फिर रीइमेजिनेशन के नाम पर कुछ नया ही आज की जनरेशन के अनुसार कुछ कचरा वो करके रख देते हैं, पर वैसा उन्होंने यहाँ नहीं किया है। इन्होंने पूरे पुराने यूनिवर्स में ही इस कहानी को कंटिन्यू रखा है। हमने इससे पहले देखा है कि घोस्टबस्टर्स का भी एक ऐसा ही रिबूट करने का 2015 में उन्होंने प्रयास किया था और वो बुरी तरीके से वो फिल्म फ्लॉप हुई थी। बहुत सारी उसके वोक कचरे के कारण, ज़बरदस्ती का जो फेमिनिस्ट एजेंडा उसमें डाला गया था, उस कारण से उस फिल्म की बहुत बहुत आलोचना हुई थी। और उसके बाद आप देखिए फिर से उन्हें घोस्टबस्टर्स फिल्म सीरीज़ के पुराने यूनिवर्स में ही जाना पड़ा, पुरानी कहानी को ही उन्हें कंटिन्यू करना पड़ा। और फिर उसके बाद में घोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ आई थी 2020 में, फिर उसका एक और पार्ट आया हुआ है पुराने यूनिवर्स में ही। तो ये जो रिबूट या रीइमेजिनेशन है, इसने कई बार तो निराश ही किया है बहुत सारे। आप चार्लीज एंजल्स फिल्म सीरीज़ को भी जब उन्होंने रिबूट किया था, वो भी बुरी तरीके से फेल हुई, हमने देखा। ममी फिल्म सीरीज़ को भी रिबूट करने का हॉलीवुड ने प्रयास किया था, वो भी बुरी तरीके से, इवन टॉम क्रूज के साथ में करने के बाद भी वो फिल्म बहुत बहुत ज़्यादा खराब बनी थी। परंतु इस बार उन्होंने ये गलती नहीं की है, कोई रिबूट रीइमेजिनेशन नहीं है, पुरानी यूनिवर्स में ही उन्होंने कहानी को कंटिन्यू रखा है। और जिस कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा, मतलब टोनी टॉड के जो विलियम ब्लडवर्थ का जो कैरेक्टर है, जिन्हें हमने पहले दोनों पार्ट में देखा था, तो एक बार फिर से पहले दोनों पार्ट में और 5वें पार्ट में भी देखा था, तो एक बार फिर से छठे पार्ट में भी हम यहाँ पर उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। उनकी इसके बाद में मृत्यु हो गई थी, पर आखिरी फिल्म में उन्हें एक बार हमने देखा है। और वो जो टोनी टॉड को जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है ना, पता नहीं, पर शायद फिल्म मेकर्स भी ये जानते होंगे कि ये शायद उनकी इस फिल्म सीरीज़ की आखिरी फिल्म होगी। तो जो स्पीच है या जो बातें वो कह रहे हैं, जैसे वो सबको कुछ जा रहे हैं, इस प्रकार का ही संदेश दे रहे हो, ऐसा ही लग रहा था। तो काफ़ी सारा सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो टोनी टॉड के इस आखिरी परफॉर्मेंस के बारे में भी कई जगहों पर आपको अधिकतर चर्चा देखने को मिलेगी। तो मैं पर्सनली ऑब्वियसली इस फिल्म के लिए बहुत उत्सुक था, छठा पार्ट देखने के लिए। बस यही डर था कि भाई कुछ अभी के समय के अनुसार करने के नाम पर कुछ खराब ना कर दे। परंतु फिल्म जब शुरू होती है 1968 के समय में फिल्म शुरू होती है, 70 के दशक में, और आइरिस कैम्बेल नाम का कैरेक्टर यहाँ पर सेंटर में है, जिसकी 1968 में ही मृत्यु हो जानी चाहिए थी, परंतु वो जैसे तैसे करके मृत्यु को चकमा दे देती है, बच जाती है, और फिर इसके बाद में दशकों तक अपने आप को बचा करके रखती है। परंतु जब 1968 में ही उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, उसके पेट में एक बच्चा था। अब उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो बच्चा जन्म ले लेता है और उसकी पूरी ब्लड लाइन, उसके जो वंश है वो आगे बढ़ते जाता है।
जो वंश कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो जैसा कि फिल्म का नाम है ब्लड लाइन, वंश, खून का रिश्ता वगैरह जो भी आप कह लीजिए, तो जो कभी इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था वो है अभी। और आइरिस कैम्पबेल बची हुई है, इस कारण से उसकी अगली जो कड़ी है वहाँ तक मृत्यु नहीं जा पा रही है जब तक आइरिस कैम्पबेल को वो नहीं मारती है। तो अब क्या होगा आइरिस कैम्पबेल का? क्या आइरिस कैम्पबेल ही सबको बचाएगी या फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद में मृत्यु अगली कड़ी तक आगे पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, कंसेप्ट ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग था। अब 14 वर्ष उन्होंने लिए हैं 5वें पार्ट के बाद में, और इसके पीछे का कारण भी मुझे यही लगता है कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि भाई हर बार हम नया दिखा कर क्या दिखा सकते हैं, मतलब अलग अलग मारने के तरीके ही, तो सब बातें रिपीटेड ना हो, इस कारण से शायद उन्होंने वहाँ पर वो रुक गए होंगे। और कई वर्षों के बाद में फिर जैसे कि पहले के पार्ट्स में उन्होंने देखा है कि कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप वो दिखाते थे, मित्र वगैरह दिखाते थे, इस बार एक फैमिली उन्होंने सेंटर में रखी है जिसके पीछे मृत्यु पड़ी हुई है। तो ये एक चेंज हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि बाकी बातें तो ठीक है, अलग अलग प्रकार से मृत्यु किस प्रकार से पूरा वेल प्लान तरीके से किसी की वो जान ले रही है, मृत्यु किसी को कैसे मार रही है वगैरह, जो भी आप कह लीजिए, तो वो तरीके ऑब्वियसली अलग अलग नए नए प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। वो बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, जिस कारण से इस फिल्म सीरीज को जाना जाता है। तो वो और बेटर विजुअल्स के साथ में और अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में इस बार आपको देखने को मिलेंगे। और कास्टिंग भी मैं लगभग परफेक्ट कहूँगा। एक केवल जो सबसे लीड कैरेक्टर है स्टीफनी का, उसकी कास्टिंग पता नहीं क्यों मुझे वो स्टीफनी का कैरेक्टर, वो कास्टिंग मुझे पसंद नहीं आई। बाकी तो सबकी कास्टिंग बहुत बढ़िया थी, एक्टिंग भी सबकी बढ़िया थी। जैसे कि मैंने कहा, प्रोडक्शन वैल्यू, बजट ऑब्वियसली इस बार बहुत बड़ा है, तो विजुअल्स भी और ज़्यादा बेटर लगते हैं। जितनी भी मृत्यु उन्होंने दिखाई है, कहीं पर भी आपको लगेगा नहीं कि भाई मैं कोई CGI देख रहा हूँ। काफ़ी हद तक वो सब बातें रियलिस्टिक ही लगती है। तो विजुअल्स बढ़िया है, टेक्निकली भी फिल्म प्रोडक्शन वैल्यू की दृष्टि, डायरेक्शन ले लीजिए, कहानी को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है, कैरेक्टर्स के साथ में डायरेक्टर हमें जोड़ पाए हैं या नहीं, हर प्रकार से लगभग ओवरऑल फिल्म हमें पसंद आती है, कहीं पर भी निराश तो बिल्कुल भी नहीं करती है। और अगर आप इसकी रेटिंग वगैरह देखेंगे तो इस पूरी फिल्म सीरीज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग इसे रॉटन टोमेटोज पर मिली हुई है, और छोटी मोटी नहीं, पूरे 95% की मतलब बड़ी बड़ी काफ़ी बेटर फिल्मों को भी इतनी बढ़िया रेटिंग नहीं मिली हुई रॉटन टोमेटोज पर, इसे 95% की रेटिंग मिली हुई है। और इसके पहले के जितने भी फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो रेटिंग की दृष्टि से रॉटन टोमेटोज पर बहुत खराब रेटिंग है। पहले पार्ट को मात्र 40% की है, सेकंड पार्ट को 52% की, थर्ड को 44, फोर्थ को 28% की रेटिंग है, फिफ्थ को 63% की रेटिंग है, और इस बार डायरेक्टली 95% की रेटिंग रॉटन टोमेटोज पर इसे है। अब पता नहीं आने वाले समय में और कई सारे क्रिटिक्स के शायद रिव्यूज़ आएंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर कल से मैं देख रहा हूँ, कल 93% था, अभी 94 हुआ थोड़ी देर पहले, और अभी तो 95% दिख रहा है। तो देखते हैं। हालांकि ओवरऑल देखिए, फिल्म तो वेल मेड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहानी भी अच्छी है, हमें शुरुआत से अंत तक बांध कर रखती है। कुछ कुछ बातें हैं जहां पर हमें वो जो पूरी मृत्यु की प्लानिंग है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल लगता है। कुछ कुछ बातें ऐसी लगती है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल तरीके से दिखा दिया। जैसे कि शुरुआत में ओपनिंग में ही जो टावर, स्काई टावर जो दिखाया गया, स्काई व्यू टावर जो दिखाया गया है, फिक्शनल है, 1968 के दशक में बना है, लोग ऊपर जा कर के देख रहे हैं, तो उसको जितना मतलब जिस फ्लोर पर, कांच का फ्लोर दिखाया है, इतने ऊंचाई पर है, उस पर लोग नाच रहे हैं, और जो ऊपर झुंबर है उसका एक छोटा सा पार्ट नीचे गिरता है, और वो गिरने से कांच को पूरा क्रैक जा रहा है। अब ठीक है, 5 महीने पहले वो बन गया है ऐसा वो दिखा रहे हैं, परंतु फिर भी जिस फ्लोर पर लोग खड़े होने वाले हैं इतनी ऊंचाई पर, वो इतना कमजोर कि जस्ट एक कोई छोटा सा कांच का टुकड़ा उस पर गिर रहा है और उससे क्रैक आ रही है। तो ऐसी कुछ बातें, वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही मतलब हो गया ऐसा लग रहा था। पर ओवरऑल देखिए, फिल्म अच्छी है, आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जो जितने वायलेंट तरीके से अलग अलग प्रकार के मृत्यु हो रही है वो दिखाए हैं, वो पिछली बार की अपेक्षा लगभग हर बात आपको नई तरीके की ही लगेगी। तो आप बिल्कुल इस फिल्म को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेंसर बोर्ड ने कोई ज़बरदस्ती की काट छाट इस बार नहीं की है, और इस बात के लिए तो सेंसर बोर्ड की प्रशंसा करनी होगी। नहीं तो इससे पहले मैंने कई बार देखा है कि कई बार A सर्टिफिकेट होते हुए भी कुछ ऐसे वायलेंट सीन्स होते हैं जिनको सेंसर बोर्ड
काट देता है या ब्लर कर देता है। हाल ही के समय में तो नहीं, परंतु काफ़ी मैंने आज से 7-8 साल पहले तक तो सेंसर बोर्ड के हालात यही थे, परंतु इस बार उन्होंने कोई काट छाट नहीं की है। मतलब जितना मैं देख रहा था भाई, भयानक से भयानक तरीके से के भी जो मृत्यु है ना फिल्म में, उनमें भी कहीं पर भी काट छाट नहीं की हुई सेंसर बोर्ड ने। तो ये एक बात के लिए तो भाई प्रशंसा करनी होगी, और आशा करते हैं कि इस बात को वो सेंसर बोर्ड आगे भी कंटिन्यू रखेगा। इस प्रकार के वायलेंट सीन्स वगैरह वो भाई फिर फिल्म का मतलब ही क्या रहा अगर आप उन्हीं बातों को कट कर रहे हैं तो बढ़िया, आप बिल्कुल फिल्म को देख सकते हैं। मैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। 2 स्टार्स मैंने जस्ट इसलिए कम किए क्योंकि देखिए रॉटन टोमेटोज पर भले ही 95% की रेटिंग अभी दिख रही हो, परंतु ऑब्वियसली इतनी मतलब कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ फिल्म में नहीं था। जो बातें आपने इससे पहले देखी है वही सब बातें हैं, परंतु फिल्म एंटरटेनिंग है, बढ़िया है, कुछ कॉमिक सीन्स भी है फिल्म में। तो जैसे कि मैंने कहा, फिल्म आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी, परंतु इतनी हाईएस्ट 95% जैसा तो मैं नहीं कहूँगा। कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत फिल्म आपको स्लो भी लग सकती है, पर अच्छी फिल्म है। बाकी ऑब्वियसली पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतने ब्रूटल वायलेंट सीन्स है फिल्म में जो सेंसर बोर्ड ने कहीं पर भी कट नहीं किए हैं। हाँ, कोई सेक्स सीन्स, न्यूडिटी वगैरह फिल्म में नहीं है, पर हाँ वायलेंस ढेर सारा है। बाकी जिन मित्रों ने फिल्म को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।